A very good evening to all of you. In today's class I am going to explain cloze test, and it is practice set 3 and passage 5. So let's start now. It is not proper to damn a system. Damn शब्द जो है इसका अर्थ होता है निंदा करना, निंदा करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, यानी किसी भी सिस्टम, किसी भी तंत्र की निंदा करना बिना उसे समझे उचित नहीं है। विदाउट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड आता है। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी मे बी एज बैड आफ्टर ऑल एज इट इज मेड आउट टू बी। आफ्टर ऑल आखिरकार, मे बी यानी यहाँ संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। भारतीय अफसरशाही, जो भारत में अफसरशाही है, नौकरशाही है, उसके ऊपर यह पैसेज है और थोड़ा व्यंग्य है इसमें। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी मे बी एज बैड, हो सकता है कि भारतीय अफसरशाही उतनी ही बुरी हो जितनी पता चलती है या समझ में आती है। मेड आउट टू बी, तो यहाँ फ्रेजल वर्ब मेक आउट यूज हुआ है। मेक आउट समझ में आना, या पता चलना। हो सकता है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी उतनी ही बुरी हो जितनी पता चलती है, जितना सामने बात, जितनी बात सामने आती है। टाइम्स विदाउट नंबर, अनेकों बार, जिसे हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया टाइम्स विदाउट नंबर, यानी अनेकों बार, इतनी अधिक बार जितने की संख्यात्मक विवेचना नहीं की जा सकती। इट हैज़ बीन डैश दैट आवर ब्यूरोक्रेट इज ए डैश क्रीचर who has the habit of sitting dash the files। अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम पहला सबसे पहले फिल करेंगे। तीसरा देखिए प्रेपोजिशनल है और प्रेपोजिशनल जल्दी भरा जाता है। सिटिंग डैश द फाइल्स, तो आइए 3 नंबर को पहले देख लेते हैं। सिटिंग डैश द फाइल्स, यानी सिटिंग ऑन द फाइल्स, फाइल पर बैठना, फाइल पर बैठना। सिटिंग ऑन द फाइल्स इजी था, इसी में है। एंड ऑल्सो हैपन्स टू स्लीप डैश द रिमाइंडर्स, यानी यह एक डैश जीव है, ब्यूरोक्रेसी एक डैश जीव है जो फाइल पर बैठती है। यहाँ का अफसर जो है वो फाइल पर बैठ जाता है और जो कुछ फाइल बच जाते हैं, रिमाइंडर्स जो होते हैं, जो अवशेष फाइल्स होते हैं, उनके ऊपर सो जाता है, यानी 4 नंबर भी प्रेपोजिशन ही है। तो स्लीप ओवर समथिंग होता है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ के ऊपर सोते हैं तो उस पार्ट को हम कवर कर देते हैं, और इस स्थिति में हमें ओवर का प्रयोग करना होता है ग्रामेटिकली। तो स्लीप ओवर द रिमाइंडर्स, यानी कुछ फाइल पर वो बैठ जाता है और कुछ फाइल पर वो सो जाता है। यानी क्या कहा जा रहा है कि कार्य की बिल्कुल ही अकर्मण्यता है वहाँ, यानी नेग्लिजेंस ही नेग्लिजेंस है कर्तव्य के प्रति, ड्यूटी नहीं है। वरना कोई अधिकारी अगर सही ढंग से काम करे तो इतने सारे फाइल्स कहाँ से आएंगे जिस पर वो बैठेगा भी और बाद में उसी पर सो भी जाएगा। तो आइए शुरू से बनाते हैं। इट इज, हाँ, इट हैज़ बीन डैश दैट, तो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट, डिक्लेयर घोषणा करना। अब किसी आधिकारिक तौर पर घोषणा होती तो डिक्लेयर का प्रयोग करते। प्रोक्लेम मतलब ही घोषणा करना, प्रोनाउंस मतलब ही घोषणा करना, ये तीनों सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। मैं V1 का अर्थ लिख दे रहा हूं, घोषणा करना। जैसे उसे राजकुमार घोषित किया गया, वहां डिक्लेयर का प्रयोग किया जाएगा। किसी दावे इत्यादि की घोषणा के लिए प्रोक्लेम का प्रयोग किया जाएगा। और प्रोनाउंस, सजा इत्यादि की घोषणा की गई कि 5 वर्ष का आपका कारावास होता है, तो
तो वहाँ पर प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए सेड होगा। नॉर्मली कहा जा रहा है, तो इट हैज बीन सेड दैट, यह कहा गया है कि हमारा ब्यूरोक्रेट यानी हमारा अफसर इज अ डैश क्रीचर, कैसा जीव है भाई, जो फाइल पर ही बैठता है, फाइल पर ही सो जाता है। यानी वह जीव किस तरह का है, कैसा जीव है वो, सोबर है, स्ट्रेंज है, सोफिस्टिकेटेड है और सॉलिड है। सॉलिड मीन्स ठोस होता है, जो जीव के लिए यूज नहीं होगा। सोफिस्टिकेटेड का हम कई अर्थों में प्रयोग करते हैं, एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अर्थ है अत्याधुनिक। सोफिस्टिकेटेड पर्सन यानी जीवन का बहुत अनुभव होता है उसे, ही इज़ अ मैन ऑफ सोफिस्टिकेशन, यानी बहुत सारा सोच विचार करके कोई काम करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो ज़्यादा सोफिस्टिकेट करता है। सोबर जो नशा न करे, जो नशा मुक्त हो। इसी को सौम्य भी कहा जाता है, सौम्य। स्ट्रेंज विचित्र, अलग तरह का, अलग तरह का तो यही ना होगा, कोई कर्मचारी कोई अधिकारी जो फाइल पर बैठता है, फाइल पर ही सो जाता है, यानी थोड़ा सा स्ट्रेंज है वो। तो 2 नंबर में हम स्ट्रेंज भरेंगे, क्योंकि बाकी BCD यहाँ बिल्कुल मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल ही हमेशा सेलेक्ट करना होता है। तो 1, 2, 3 और 4 हम लोग भर लिए हैं। अब 4 से आगे बढ़ना है, यानी 5 नंबर। व्हाट इज वर्स इज, इससे भी बुरा तो यह है कि डैश हिज ओन वर्ड, हम चर्चा किसी एक यहाँ आउट नहीं आवर होगा, ब्यूरोक्रेट, आवर ब्यूरोक्रेट, हम अपने किसी एक अफसर की चर्चा कर रहे हैं और उसी के लिए हम हिज का प्रयोग कर रहे हैं। व्हाट इज वर्स इज डैश हिज ओन वर्ड, डैश हिज ओन वर्ड, यहाँ लेखक से मिस्टेक हुआ है, यहाँ ही चाहिए, कॉमा चाहिए और उसके बाद ही चाहिए, और तब चूंकि हम देख रहे हैं मीन्स, मीन्स मतलब होता है दबा देना, मीन्स मैटर्स, मामले को रफा दफा कर देना। ईट खाना, माइंड ध्यान देना, सफल मिला देना, सफल मिलाना। अधिकारियों का भी सफलिंग होता है, यानी जैसे इस जिले के एसपी को किसी और जिले में, वहाँ के किसी और जिले में, फिर वहाँ के एसपी को इस जिले में, फिर किसी और को कहीं और, फिर उसको कहीं और, ये भी सफलिंग कहलाता है। अधिकारियों का तबादला जब एक साथ बहुत सारे का होता है तो वो भी सफलिंग हो जाता है, यहाँ के अधिकारी वहाँ, वहाँ के अधिकारी यहाँ, तो ये भी एक सफल ही है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं ईट हिज ओन वर्ड, यह एक फ्रेज इडियम है, आप इसे याद करें, टू ईट वंस ओन वर्ड। तो स्पष्ट है कि आंसर बी होगा, क्योंकि यह एक फ्रेज है और क्लोज टेस्ट बनाते समय फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ग्रामेटिकल प्रेपोजिशन, मॉडल वर्ब्स, एक्सुलियरी वर्ब्स, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। 30% क्वेश्चंस तो इन्हीं से आते हैं जो देखते बन जाने वाले होते हैं। तो टू ईट वंस ओन वर्ड्स, 2-3 अर्थों में प्रयोग होता है। अपनी बात को वापस लेना, यानी कुछ ऐसा कह गए जिसके चलते शर्मिंदगी हो रही है, बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तब लोग कहते हैं मैं अपनी बात वापस लेता हूं। तो ईट वंस ओन वर्ड वहां पर यूज होता है। दूसरा, मुंह की खाना, मुंह की खाना यानी वही लजा जाना, शर्मा जाना, झेपना। तो टू ईट वंस ओन वर्ड यानी यहां पर बी होगा। ही टर्न्स ए डैश ईयर, फिर इडियम आ गया, तो बहुत हल्का पैसेज है। टू टर्न डबल फ्रेजल वर्ब, डबल इडियम आपको मिल रहा है, यानी बहुत इजी है। टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर, अनसुना करना, सुन कर महतिया देना, अनसुना करना, सुन कर महतिया देना, इग्नोर कर जाना, सुनते हुए न सुनना। टू टर्न अ डेफ ईयर। अब कहा जा रहा है ना कि ही टर्न्स ए डैश ईयर टू द विजिटर्स रिक्वेस्ट,
उसके यहाँ जो आगंतुक आते हैं, जो काम कराने वाले लोग आते हैं, उनके आग्रह को वो सुनकर महटिया देता है। यानी डेफ ईयर, टू टर्न ए डेफ ईयर, तो यहाँ तो टर्न ए दिया हुआ है, हमें ईयर के लिए डेफ भर देना है। एंड बाइंड्स हिज हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ और पैर को बांध लेता है विथ डैश टेप, किस तरह के टेप से वह अपने हाथ और पैर को बांध लेता है, यह भी फ्रेज है विथ रेड टेप। यानी रेड टेप आप याद करेंगे, रेड टेप और रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, यानी अति औपचारिकता। अति औपचारिकता यानी आप किसी कार्यालय में काम कराने जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी इजीली काम नहीं करते हैं, ये लाइए वो लाइए, अच्छा ये डॉक्यूमेंट नहीं लाए, अच्छा अगली बार लेकर के आइए तो फिर आपका काम करता हूँ। फिर लेकर के गए, अरे ये तो इसमें है ही नहीं, जरा ये भी लेकर के आइए। यानी ये बहुत सारी भूमिकाएं होती है, बहुत सारे मतलब परेशान करने वाले ये सब हथकंडे अपनाए जाते हैं, एक तरह से कहें ये उनके उपकरण हैं आम जनता को परेशान करने के। तो रेड टेप माने हाथ पैर उसका बंधा हुआ है अति औपचारिकता में, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, यह भी फिक्स्ड है, कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है, सब इजीली बनता जा रहा है। यानी 7 में रेड होगा क्योंकि रेड टेप फिक्स्ड है, अति औपचारिकता। आगे 8 में हाउ इवो इन ऑल फेयरनेस डैश द ब्यूरोक्रेसी, इट इज नेसेसरी टू नोट दैट a major reason for its dash to discharge its functions dash throughout has been the concentration of power in the hands of the politician। सारा दोष उस ब्यूरोक्रेट पर ही नहीं थोपा जाना चाहिए। ऐसा वो कुछ करता है नहीं करता है, इसकी जिम्मेवारी बहुत हद तक उन राजनीतिज्ञों की होती है। इसके जिम्मेवार वे राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग होते हैं जो सत्ता में बैठे होते हैं, सब कुछ उनके ऊपर कंसंट्रेट होता है और उनके गाइड से इन्हें चलना होता है। यही बात यहाँ एक्सप्लेन कर देना है हमें। तो 8 में इन ऑल डैश टू द ब्यूरोक्रेसी, यानी ब्यूरोक्रेसी के संबंध में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, तो फॉर, टू, विथ, और यहाँ ग्रामर के रूल के अनुसार रूल वाला प्रेपोजिशन है, यह फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं है। टू मी जहाँ तक मेरी बात है, टू मी, टू हिम जहाँ तक उसकी बात है, वही नियम यहाँ आ रहा है। इन ऑल फेयरनेस टू द ब्यूरोक्रेसी इट इज नेसेसरी, यह ब्यूरोक्रेसी की चर्चा है, अफसरशाही नौकरशाही की चर्चा है। इट इज नेसेसरी टू नोट दैट, यह नोट करना आवश्यक है कि अनिवार्य है कि, अब याद करें ग्रामर का रूल, एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब यूज करना हो ना तो आपको 2+V1 ही यूज करना होगा। तो इट इज नेसेसरी टू नोट दैट ए मेजर रीजन फॉर इट्स डैश टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस। ये जितनी चीजें हम लोग पढ़े हैं फिलर नंबर 1 से लेकर के और 8 तक, इसमें हमने यही देखा कि वे अपने ड्यूटी को सही ढंग से डिस्चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि करते तो इतने सारे फाइल उनके पास नहीं होते जिस पर वो बैठते और उसी पर बाद में सो जाते। यानी यहाँ ऐसा शब्द चाहिए जो उनके कार्य नहीं करने के कारण को सामने लाए। 9 नंबर अडेक्वेसी, अडेक्वेसी मीन्स होता है पर्याप्तता। इफिकेसी प्रभाव, पोजीशन स्थिति, एंड इनएबिलिटी अयोग्यता, यही तो आपका आंसर होगा। नेगेटिव सेंस का वर्ड चाहिए, ए बी सी तीनों नेगेटिव सेंस के वर्ड नहीं है, केवल डी जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है, इसलिए 9 का आंसर डी होगा। Reason for its inability to discharge its functions dash। अब 10 में क्या भरना होगा? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज की विशेषता बतानी है, कर्तव्यों का निर्वहन करना किस तरीके से, तो एडवर्ब चाहिए। इफेक्टिवली मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से, इफेक्टिवली प्रभावशाली ढंग से, एलिगेंटली सुंदरता पूर्वक, इवेनली समान रूप से, और इक्विटेबली उचित तरीके से, न्यायोचित तरीके से,
बराबर का हक देते हुए। तो अब कार्य के निर्वहन में सबसे अच्छा शब्द इफेक्टिवली होगा। क्यों? एलिगेंटली क्यों नहीं कहेंगे? एलिगेंटली है कि सुंदर तरीके से, जब कहीं डेकोरेशन इत्यादि किया गया हो, किसी कार्य को किया गया हो और बहुत अच्छे ढंग से किया गया हो, तो वहाँ एलिगेंटली का प्रयोग, डेकोरेशन टाइप का, सजावट टाइप का, जहाँ बारीकी दिखाया गया हो। लेकिन काम की जहाँ तक बात हो रही है, तो काम को करने के लिए जो ढंग होता है उसमें बेहतर ढंग, प्रभावशाली ढंग माना जाता है। इसलिए 10 का आंसर ए होगा। और अभी तक जो चर्चा हम किए हैं इसमें इनके कार्य के ढंग की ही बात हुई है, इसलिए इफेक्टिवली होगा। तो यह पैसेज कंप्लीट होता है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लिए। कमेंट जरूर करें, थोड़ा वक्त निकाल करके कमेंट करें कैसा लगा, क्या कमी रही, इसे भी आप बताएंगे। अगले वीडियो से इसका मैं ध्यान रखूंगा। शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।